भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चैप्टर 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध धारा 342 से 346। धारा 342 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। 1. निगम की परिभाषा। निगम से अभिप्रेत है कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय। इसमें सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का 21 के तहत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी शामिल है। 2. प्रतिनिधि की नियुक्ति। जहां कोई निगम किसी जांच या विचारण में अभियुक्त है, वहां वो एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। यह नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन नहीं होगी। 3. प्रतिनिधि की उपस्थिति। यदि निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है, तो इस संहिता की अपेक्षा के अनुसार कि कोई बात अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी, का अर्थ ये होगा कि वह बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी। इसी प्रकार, यदि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, तो उसका अर्थ होगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। 4. प्रतिनिधि की अनुपस्थिति। यदि निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी। 5. लिखित कथन। यदि प्रबंध निदेशक या किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तात्पर्थित लिखित कथन फाइल किया गया है कि कथन में नामित व्यक्ति को निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता। 6. प्रतिनिधि की पहचान। यदि यह प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण में निगम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। धारा 343 सह अपराधी को क्षमादान। 1. क्षमादान की प्रक्रिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा दान दे सकते हैं जो अपराध के संबंध में सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करता है। 2. लागू अपराध। ये धारा निम्नलिखित पर लागू होती है। क. अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध। ख. ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध। 3. मजिस्ट्रेट के अभिलेख। प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उपधारा 1 के अधीन क्षमादान करता है, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा। यह अभिलिखित करेगा कि क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था या नहीं। अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा। 4. अभिरक्षा। उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति को विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा। 5. मामले की सुपुर्दगी। जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया क्षमादान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां मामला संबंधित न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा। धारा 344 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय, परंतु निर्णय दिए जाने के पूर्व, वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है, सामान्य या संबंधित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमादान कर सकेगा। धारा 346 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। 1. विचारण प्रक्रिया। जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 343 या धारा 344 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है, तो यदि कोई व्यक्ति यह प्रमाणित करता है कि उसने जानबूझकर किसी अत्यावश्यक बात को छिपाया है या मिथ्या साक्ष्य देकर शर्त का पालन नहीं किया है, तो उस व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए किया जाएगा। 2. साक्ष्य का अभिलेख। क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कथन विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा। 3. अभिवचन का अधिकार।
अभियुक्त को यह अभिवचन करने का हक होगा कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे क्षमादान दिया गया था। 4. न्यायालय की प्रक्रिया। विचारण के समय न्यायालय अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवचन करता है कि उसने क्षमादान की शर्तों का पालन किया है। 5. निर्णय देना। यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवचन को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा। यदि न्यायालय निष्कर्ष निकालता है कि अभियुक्त ने शर्तों का पालन किया है तो वह दोषमुक्ति का निर्णय देगा। 6. कार्यवाहियों का स्थगन। प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां सभी उपस्थित साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे आस्थगित करने की आवश्यकता न समझे।